नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हम हर एपिसोड में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स लाते हैं ताकि आप और आपके करीबी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। आज भी हम एक ऐसे ही बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे, लिवर की बीमारी और इसका इलाज ट्रांसप्लांट के ज़रिए। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद हैदराबाद के सीनियर लिवर ट्रांसप्लांट एंड जीआई सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि लिवर की बीमारी क्यों होती है लोगों में एंड इसके कॉजेज़ क्या है, आप थोड़ा वो हमें बताइए। जी, देखिए, लिवर बॉडी का सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और ये लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक फैक्ट्री है जो बहुत सारी चीज़ें बनाता है। इसमें अगर लिवर ख़राब हो जाए तो काफ़ी सारे अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसके जो प्राइमरी कॉजेस हैं लिवर डिसीज़ के, उसमें हैं अल्कोहल, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। अगर हम इन चारों कॉजेज़ को अगर शुमार करें तो समझ लीजिए कि 80 to 90% ऑफ लिवर डिसीज़ इन्हीं वजह से होते हैं। अब इसके अलावा और भी रीजंस हैं, जैसे विल्सन डिसीज़ है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है या बटकियारी सिंड्रोम है। ये उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन आप ये बाकी चार जो रीजंस हैं वो 90% इसी वजह से होते हैं। अब ये सीरियस कब हो जाता है लोगों में कि लिवर जो है ज़्यादातर डैमेज हो जाता है, एंड आप लोग इसके लिए ट्रांसप्लांट कब सजेस्ट करते हैं लोगों को? जी, 60 to 70% आपका लिवर ख़राब हो सकता है और आपको पता भी ना चले। ये एक हिडन बीमारी होती है और आपको सिर्फ समझिए कि आपको सिर्फ थकावट हो रही है या भूख नहीं लग रही है या वेट लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है और आपको अंदर से लिवर की बीमारी बढ़ती जा रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इससे बढ़ के जब आपको जॉन्डिस होने लगता है या पैरों पे सूजन आने लगती है, पेट में पानी जमा होने लगता है जिसको हम असाइटिस कहते हैं, या ब्लड वॉमिटिंग होगी, या ब्लैक लैट्रीन आ रही है, स्टूल आ रहा है आपको, या आपको हेपेटिक एंसेफेलोपैथी या हेपेटिक कोमा हो रहा है जिसमें आपको नींद ज़्यादा आ रही है, या स्लीप पैटर्न आपका रिवर्स हो गया, आप दिन में ज़्यादा सो रहे हो और रात को जाग रहे हो। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि आपका लिवर डिसीज़ है और आपको लिवर डिसीज़ एडवांस्ड है। अब कौन सिम्टम्स की तो हमने बात कर ली, अब कौन सा ऐसा सिम्टम है जो लोगों को जल्दी समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है हमें डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूरी है, एंड ऑल्सो ये भी उन्हें समझना चाहिए कि मेंटली जब उन्हें लिवर डिजीज़ डायग्नोज हो जाती है तो आगे का स्टेप उन्हें क्या लेना चाहिए? जी, पहली चीज़ तो जो हाई रिस्क लोग हैं, या जैसे कि जो रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं या जिनको फैटी लिवर होने का रिस्क ज़्यादा है, जो डायबिटिक हैं या ओबेज हैं, या जिनको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ है या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ है, ये लोग को बहुत रेगुलरली अपने लिवर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, रेगुलरली टेस्ट कराने चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी लेने चाहिए। अगर ये टाइमली अगर लिया जाए तो आपकी लिवर की बीमारी आपको रिवर्स भी हो सकती है और ट्रीट भी हो सकती है। सपोजिंगली आपको डायग्नोसिस लेट हुआ है, जब आपको ये सारे सिम्टम्स आ गए हैं, तो फिर आपके पास हम जैसे अल्कोहल बंद कर दिया आपने, या फैटी लिवर का ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो स्टार्ट कर दिया, या हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज शुरू कर दिया, तो इससे हो सकता है कि आपकी लिवर डिसीज़ बेटर हो जाए। लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद भी अगर लिवर डिसीज़ बेटर नहीं हो रही है तो फिर समझ लीजिए कि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये लिवर ट्रांसप्लांट होता क्या है एंड ये कब किया जाता है पेशेंट के अंदर, और मेनली जो है ट्रांसप्लांट के लिए एक पेशेंट को कब सजेस्ट करते हैं, लाइक डोनर जो होता है उन्हें भी कैसे आप डायग्नोस करते हैं कि ये डोनर इस पेशेंट के लिए जो है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सही है? जी, लिवर डिसीज़ सबसे पहले तो एक प्रिवेंटिव डिसीज़ है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस स्टेज तक ना पहुँचें जहाँ लिवर डिसीज़ बहुत एडवांस्ड हो और आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। अगर सपोज़ कि आपको डायग्नोसिस वो काफ़ी लेट हुआ है और ट्रांसप्लांट का सजेशन दिया गया है, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट दो तरह से होते हैं, एक होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट और एक होता है डिसीज डोनर या कैडावर ट्रांसप्लांट। तो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में जो पेशेंट के करीबी रिश्तेदार होते हैं, या पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, भाई बहन हैं, या इसके सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स हैं, इन लॉज हैं या कज़िन्स हैं, ये लोग भी डोनेट कर सकते हैं। तो इनका करीब करीब आधा लीवर निकाल के पेशेंट में लगाया जाता है।
और लीवर की एक ख़ास बात है कि जो दूसरे ऑर्गन्स में नहीं है वो रीजनरेटिव कैपेसिटी है। अगर आप उसका 70% भी लीवर किसी मरीज़ का या डोनर का आप निकाल लें तो जो बाकी बचा हुआ लीवर होगा वो पूरा फुल ग्रो कर जाएगा। और इसी वजह से हम एक लीवर होने के बावजूद उसका आधा लीवर निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि हम लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें पेशेंट का करीबी रिश्तेदार अपना लीवर का एक हिस्सा पेशेंट को देता है। दूसरा ये होता है डिसीज डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। उन पेशेंट्स का जहाँ पे कोई रिश्तेदार ना हो या उनका मैचिंग ना हो लीवर, उनको जीवनदान प्रोग्राम में एक स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक कैडावर डोनेशन प्रोग्राम है, जहाँ पे जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, सपोज़ के जिनका एक्सीडेंट हो गया या ब्रेन के कोई खून की नस फट गई है, तो ऐसे लोगों का ऑर्गन्स उनके कंसेंट से लिया जाता है, जैसे हार्ट, लंग, लीवर, किडनीज़ वगैरह लेके ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। फिर जब आपका नंबर आएगा तो वो आपको पूरा का पूरा लीवर दिया जाएगा कैडावर से निकाल के। अब कई बार जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे किडनी का, तो किडनी के लिए एक स्पेसिफिक जो है क्राइटेरिया मैच होना पड़ता है। अब लिवर के लिए क्या वो क्राइटेरिया ज़रूरी है कि जो है डीएनए मैच होना है, या जो है उसका जो ब्लड वेजल्स है वो जो टिश्यूज़ मैच होने हैं, ऐसा कुछ है क्या जो लिवर ट्रांसप्लांट में भी नेसेसरी होता है? जी, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जहाँ पे कोई रिश्तेदार अपना लिवर दे रहा है तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। एक तो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो डोनर है पेशेंट का रिश्तेदार हो। ऑल्ट्रुइस्टिक डोनेशन, जहाँ पे कोई अपने खुशी से लिवर देना चाह रहा हो, तो वो अलाउड नहीं है अभी इंडिया में। दूसरा जो है ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो जैसे मैचिंग देखते हैं, ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, और ए ग्रुप से ए ग्रुप, बी ग्रुप से बी ग्रुप, या ओ ग्रुप किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो ब्लड ग्रुप मैचिंग होना चाहिए। तीसरा एज क्राइटेरिया है कि 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। एक ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि 18 ईयर्स से नीचे डोनेट नहीं कर सकते आप लाइफ डोनर हैं तो। और जो अपर एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है, क्योंकि 50 ईयर्स के बाद लीवर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती और डोनर को भी थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए हम 50 से ज़्यादा नहीं लेते। तो ब्लड ग्रुप मैचिंग इम्पॉर्टेंट है, एज इम्पॉर्टेंट है, और जैसे दूसरे ऑर्गन्स में डीएनए मैचिंग या टिश्यू मैचिंग की ज़रूरत होती है, वो लीवर में ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर सिर्फ आपका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है तो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब जैसे कि कई बार ये देखा जा रहा है, अब हम थोड़ा सा अगर कॉजेज़ पे इन डिटेल बात करेंगे तो फैटी लिवर एंड अल्कोहल कंजम्पशन आर द टू मेन कॉजेज़ जिसकी वजह से लिवर डिजीज़ एंड लिवर फेलियर के हद तक बात जाती है। तो ये चीज़ ना ही सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि फ़ैटी लिवर उनमें हो रहा है, एंड देन बड़ों में भी जिसको ओबीज़ है वो लोग भी फ़ैटी लिवर का शिकार बन रहे हैं। तो ये फ़ैटी लिवर होता क्यों है, एंड ये बच्चों में भी क्यों दिखाई ज़्यादा इतना पड़ रहा है, एंड ऐसी क्यों नौबत आ रही है कि लिवर ट्रांसप्लांट उनको सजेस्ट किया जा रहा है? थोड़ा आप वो उस पर बताइए। बहुत अच्छा सवाल। जो 4 कॉजेज़ हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अल्कोहल है। ऑलमोस्ट 40% पेशेंट्स जो हमारे पास लिवर सिरोसिस से आते हैं उनमें कारण अल्कोहल होता है 40% में। लेकिन अभी जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रीज़न बन रहा है वो फैटी लिवर है। तो समझ लीजिए कि अल्कोहल के पास सबसे इम्पॉर्टेंट राइजिंग इंसिडेंस जो है फैटी लिवर का है, और ये एक एपिडेमिक जैसा बन रहा है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर लिवर ट्रांसप्लांट बनने जाने वाला है ये। तो फैटी लिवर क्यों होता है? देखिए, फैटी लिवर तो एक्चुअली होता है जो अल्कोहल लेते हैं उनमें फैटी लिवर होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो अल्कोहल नहीं लेते उनमें भी फैटी लिवर हो सकता है, तो उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब ये जो लिवर होता है, जो नॉर्मल लिवर होता है, उसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता, मतलब ज़ीरो फैट होता है। अप टू 5% हम मान के चलते हैं कि भाई नॉर्मल है, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा आपके लिवर में फ़ैट है तो उसको फैटी लिवर कहेंगे। इसके भी 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है सिर्फ फैटी लिवर, जिसमें अल्ट्रासाउंड पे आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर आपको बताया जाता है। दूसरा स्टेज होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, सूजिश पैदा होती है, तो इसमें आपके लिवर एंजाइम्स बढ़ जाएंगे। ये भी यहाँ भी प्रिवेंटेबल और रिवर्सेबल होता है ये। अगर आपने इसको भी इग्नोर किया तो फिर ये 3rd स्टेज में चला जाता है लिवर फाइब्रोसिस, जिसमें लिवर आपका थोड़ा सा फर्म और हार्ड हो जाता है। 3rd स्टेज से फिर 4th स्टेज सिरोसिस का होता है, जिसमें लिवर हार्ड और नॉड्यूलर भी हो जाता है। तो ये इरिवर्सिबल स्टेज हो जाता है लिवर सिरोसिस का। अब फैटी लिवर होता क्यों है? इसका मेन रीज़न है ओबेसिटी, मोटापा,
और दूसरा रीज़न है डायबिटीज़। तो जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ और ओबेसिटी है उनमें ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 90% रिस्क है कि उनको फैटी लिवर होगा। वैसे भी इंडिया में फैटी लिवर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। अभी 40% लोगों को तकरीबन फैटी लिवर है। तो अगर आप 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 40 लोगों को जो है फैटी लिवर निकल के आ सकता है। तशवीशनाक बात यह है कि सिर्फ ना बड़ों को बल्कि बच्चों को भी फैटी लिवर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। इवन टीनेजर्स में ऑलमोस्ट 30% इंसिडेंस है फैटी लिवर का। अब ये बच्चों में डायबिटीज़ यूजुअली बहुत कम देखने को मिलता है, तो बच्चों में फैटी लिवर होने का क्या कॉजेज़ हो सकता है? जी बिल्कुल। तो फैटी लिवर जो बच्चों में हो रहा है उसका मेन कारण जो है अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं। तो आजकल जो है बच्चे घर का खाना नहीं खाते, कम खाते हैं। टिफ़िन भी आप दो तो वो टिफ़िन नहीं खाएंगे, बाहर का जंक फूड खाएंगे, बर्गर, पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स ये पिएंगे। और जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बच्चे पहले बाहर निकलते थे, गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और गेम खेलते थे, लेकिन आजकल बच्चे सिर्फ मोबाइल पे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वबा है। बच्चे मतलब घर में बैठे रहते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, ज़्यादातर मोबाइल पे होते हैं, तो एक्टिविटी नहीं है। और काफ़ी सारा इंटेक जो है इनका हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, हाई शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, तो इसकी वजह से इनमें इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। तो मैं हमारे व्यूअर्स से एक ही बात ये कहना चाहूँगी इस टॉपिक पे कि ये लिवर की जो डिज़ीज़ की बीमारी है ये सिर्फ बच्चों में ही, बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी दिखाई पड़ती है। एंड डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड जो जंक फूड हैबिट्स है उसकी वजह से होता है। देखिए, लाइफ में आप तभी सेहतमंद रह सकते हैं, तभी अच्छे से रह सकते हैं जब आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। ऐसा नहीं है कि आपको जंक फूड खाने से मना करें, बट रेगुलर बेसिस पर अपने बच्चों को जो है जंक फूड एंड देन कूल ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स इससे थोड़ा दूर रखिए सो दैट आपके बच्चे सेहतमंद रह सके। बिकॉज जो ज़िंदगी वो लोग बचपन में गुजारेंगे वही ज़िंदगी, वही लाइफस्टाइल आगे उन्हें लेकर जाएगी। बट जब अगर बचपन के स्टेज में ही वो लोग लिवर जैसी इतनी ख़तरनाक बीमारी का शिकार बन जाएंगे तो वो लोग लाइफ में आगे कुछ बढ़ नहीं सकेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो लिवर ट्रांसप्लांट कैसे आप लोग जो है डायग्नोस करते हैं, इसमें कौन से टेस्ट आप लोग रन करते हैं एंड कौन से इवैल्यूएशंस आप लोग चेक करते हैं, थोड़ा उस पर गौर फरमाइए। जी, तो जब एक पेशेंट को हम उनके टेस्ट वगैरह देख के हमें पता लगता है कि इनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जैसे या तो ब्लड टेस्ट काफ़ी ख़राब हैं या वो सिम्टोमेटिक हैं, जैसे पेट में पानी काफ़ी बार बार जमा हो रहा है, एसाइटिस बार बार जमा हो रहा है, उसको टैपिंग की ज़रूरत है, या हेपेटिक कोमा बार बार हो रहा है, या ब्लड वॉमिटिंग हो रही है, या जॉन्डिस काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो पहले हम देखते हैं कि उनकी फैमिली में कोई डोनर हैं जो कंपैटिबल हैं। तो अगर उनका डोनर एज क्राइटेरिया और बाकी कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, जैसा शुगर, बीपी वगैरह नहीं है डोनर को, और ब्लड ग्रुप मैचिंग है, एज मैचिंग है, तो फिर हम उनके टेस्ट करते हैं। टेस्ट में हम ब्लड टेस्ट होते हैं पहला स्टेज, दूसरा स्टेज में सीटी स्कैन होता है, और एक स्पेशल सीटी स्कैन होता है जिसमें लिवर का साइज़, वॉल्यूम, एनाटमी सारा कुछ देखा जाता है। अगर ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तो फिर हम डोनर सर्जरी के लिए फ़िट है या नहीं है, अनस्थीसिया रिस्क है या नहीं है, सारी चीज़ें हम देख के करके डोनर को फिट करते हैं। फिर लास्ट में वो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी होती है जिसमें रिलेशनशिप प्रूफ किया जाता है कि भाई जो डोनेट कर रहे हैं वो रिलेटिव हैं या नहीं है, वो उसके लिए कमेटी बैठती है और उसके बाद फिर वो क्लियर करते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट होता है। जिन पेशेंट्स का फैमिली डोनर नहीं है, या अगर सपोज़ के डोनर का वर्कअप हुआ और वो फिट टू डोनेट नहीं है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम जीवनदान प्रोग्राम में जो है कैडेवर के लिए हम रजिस्टर करते हैं, और ब्लड ग्रुप के हिसाब से और उनका सिकनेस स्कोर, एक मेल्ट स्कोर करके होता है जिसमें उनका जॉन्डिस कितना है, INR कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, ये सब देख के एक स्कोर बनता है। वो स्कोर के हिसाब से जो सिक पेशेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तो उस हिसाब से फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब जो लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो एस्टिमेशन टाइम कितना लेता है, एक पेशेंट में कितना टाइम लगता है कि उनका जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस आप लोग करते हैं, थोड़ा उस पर हमें बताइए। जी, तो लिवर फेलियर जो है देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट लिवर फेलियर और एक क्रॉनिक लिवर फेलियर जिसको सिरोसिस भी कहते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर वो होता है जिनमें पहले कोई मरीज़ को लिवर की बीमारी ना थी और अचानक उसका लिवर फेल हो गया है। उसका कारण जो है या तो हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है, या कोई ड्रग्स हो सकते हैं, या किसी ने सुसाइडल कुछ मेडिसिन ले ली हो, जैसे पैरास्टामोल बहुत हेवी डोज में ले लिया, या फिर कोई रैट पॉइजन किसी ने ले लिया।
या टीबी की दवा से कभी कभी जो है वो लीवर फेल हो जाता है, ये अचानक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा विंडो नहीं होता है, टाइम नहीं होता है कि आप उसको आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इनको बहुत इमरजेंसी ट्रांसप्लांट विद इन 24 to 48 आवर्स करना होता है। तो फिर हमारा सारा वर्कअप भी बहुत उसी हिसाब से काफ़ी तेज़ होता है, एक ही दिन में सारा वर्कअप करके हम उनका ट्रांसप्लांट करते हैं। वरना जो बाकी पेशेंट जो सिरोसिस के होते हैं उनको फिर ये प्रोसेस में समझ लीजिए कि 1 हफ्ता लगेगा, सारा कुछ क्लियरेंस वगैरह होंगे, उसके बाद फिर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद में पेशेंट को कितने एस्टिमेटेड टाइम तक जो है आप आईसीयू का रिकमेंडेशन देते हैं कि कितने टाइम तक उनको हॉस्पिटल में रहना है, एंड क्या क्या उन्हें ट्रीट किया जाता है आफ्टर सर्जरी, कैसे आप ट्रीट करते हैं वो हमें बताइए। जी, तो ट्रांसप्लांट के बाद यूजुअली पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट किया जाता है, और आईसीयू में जो है उनको काफ़ी सारी लाइंस होती हैं, थ्रू नोज़ होती हैं, एक वेंटिलेटर पे होते हैं। ये यूजुअली 8 से 12 घंटे हम वेंटिलेटर पे रखते हैं, उसके बाद फिर सारे टेस्ट वगैरह देख के हम उनको वेंटिलेटर से हटा देते हैं। पेशेंट को यूजुअली 3 से 4 दिन आईसीयू में रखा जाता है, और उसके बाद फिर उनको वार्ड शिफ्ट किया जाता है, और एक 3-4 दिन और मॉनिटर किया जाता है, और 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में पेशेंट सब ठीक हो तो उसको डिस्चार्ज किया जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक लाइफ सेविंग नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन है। हम ये समझते हैं कि ट्रांसप्लांट करने के बाद एक मरीज़ सिर्फ घर तक महदूद रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रांसप्लांट के 3 महीने 4 महीने बाद पेशेंट बिल्कुल फिट हो जाता है, और वो अपने बैक टू अपने प्रोफेशन, अपने कामकाज पे वापस जा सकता है और अपना काम कर सकता है। अब जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि लिवर डिजीज़ जो है वो प्रिवेंटेबल है, तो अब सर्जरी के बाद में भी क्या चांसेस है कि एक पेशेंट को लिवर डिजीज़ वापस से आ सके, यानी कि वो वापस से रीबैक आ सके, या कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उन्हें रिस्क फैक्टर्स का सामना करना पड़े आफ्टर सर्जरी? जी, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद लिवर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन्स जो इम्यूनोसप्रेशन होता है वो रेगुलरली टाइम पे लेनी पड़ती हैं। टेस्ट हर महीना 2 महीना जो भी रिकमेंडेशन है उस हिसाब से उनको टेस्ट कराने होते हैं। और अल्कोहल स्ट्रिक्ट नो है, ट्रांसप्लांट के बाद कोई अल्कोहल नहीं लेना। कोशिश ये करनी चाहिए कि हेल्थी डाइट और हेल्थी लाइफस्टाइल लेनी चाहिए, वरना नए लीवर में भी फिर फैटी लीवर हो सकता है। अगर आप दोबारा अल्कोहल लेंगे तो फिर उसको डैमेज कर सकता है, या अगर आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो उसकी दवा आपको लेनी पड़ेगी। तो ये सारे आपको प्रिकॉशंस लेंगे तो आपको इसका रिकरेंस नहीं होगा और लीवर आपका बिल्कुल महफूज रहेगा। तो अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की एंड देन कॉम्प्लिकेशंस की आफ्टर सर्जरी। तो कई लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि आफ्टर सर्जरी हमें सो एंड सो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, या सो एंड सो कमबैक्स देखने को मिले। तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आफ्टर सर्जरी एक पेशेंट के अंदर नज़र आए? जी, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जो सबसे बड़ा रिस्क रहता है इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। ये रिस्क पहले 1 महीना ट्रांसप्लांट के बाद रिस्क ज़्यादा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स पेशेंट मास्क लगा के रहे, और बाहर का कोई खाना मत खाए, सिर्फ होम कुक्ड फूड ही खाए, और जो है अपने मेडिसिन टाइम पे लें। कोई अगर इन्फेक्टिव पर्सन है जिसको बुखार है या खांसी वगैरह है तो उसके पास ना बैठें। तो ये सब प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तो इससे इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। और बाकी जो रिस्क होते हैं वो बहुत कम हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो बाय एंड लार्ज काफ़ी सारे 95% पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल रहते हैं और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारते हैं। यानी कि ट्रांसप्लांट के बाद लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लाइक जो जॉब वो करते थे एंड देन जो नॉर्मल लाइफस्टाइल वो जीते थे, तो वो सब नॉर्मली वो लोग कर सकते हैं आफ्टर सर्जरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा नहीं है कि पेशेंट सिर्फ घर तक महदूद रहेगा। 3 से 4 महीने बाद पेशेंट्स ठीक ठाक हो जाते हैं, और स्टार्टिंग वो मतलब बहुत हार्ड वर्क ना करें। एक जो है जो जॉब उनका जो है सीटिंग वाला जॉब है तो वो कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा के आगे और मुश्किल काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। जो प्रिकॉशन मैंने कहे हैं जैसा कि होम कुक फूड चाहिए और बाकी मेडिसिन टाइम पे, ये सब इनको करने चाहिए। अब कोई ऐसे परहेज़ या कुछ रहता है आफ्टर सर्जरी जो लोग को फॉलो करना चाहिए? जैसे कि डाइट में पहले भी आपने मेंशन किया था कि जंक फूड को अवॉइड करना है कम्प्लीटली, एंड देन ड्रिंक्स जो शुगर ड्रिंक्स रहते हैं उन्हें अवॉइड करना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। तो ऐसी कोई एक स्पेसिफिक डाइट चार्ट है जो एक पेशेंट को फॉलो करना है आफ्टर सर्जरी, या वो लोग नॉर्मली जो घर का खाना है वो खा सकते हैं? बिल्कुल, घर का खाना नॉर्मल खा सकते हैं। इनफैक्ट जो ट्रांसप्लांट से पहले रिस्ट्रिक्शंस थे कि भाई सॉल्ट आपको कम लेना है,
और बाकी चीज़ें नहीं करना है। ये सब रिस्ट्रिक्शंस आपका जो वाटर वो है या फ्लूइड इनटेक है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ये सब हट जाता है। तो आप नॉर्मल घर का खाना बिल्कुल खा सकते हैं, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। आप नॉन वेज वेजिटेरियन सब कुछ खा सकते हैं, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। अब कई लोगों का मेन सवाल आता है सक्सेस रेट पे, तो लिवर ट्रांसप्लांट में जो है सक्सेस रेट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो हमें बताइए। बिकॉज कई बार ये देखा जाता है कि शायद हो सकता है कि उनका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्ट ना हो एंड देन थोड़े प्रॉब्लम्स अगर उन्हें इंटरनली हो तो रिस्क फैक्टर जो है बढ़ जाते हैं उन्हें सर्जरी में, एंड सक्सेस रेट उसमें कम होता है। तो ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई पेशेंट सही टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको सही टाइम पे ट्रांसप्लांट हो तो उसका सक्सेस रेट 95% प्लस है। तो मतलब ये कि अगर 100 लोगों का ट्रांसप्लांट हो तो 95 लोग बिल्कुल ठीक ठाक होके घर जाएंगे और अपना नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट्स डॉक्टर से लेट कंसल्ट करते हैं जब उनको सिर्फ लिवर फेलियर नहीं, लिवर के अलावा किडनी फेलियर और लंग्स में भी प्रॉब्लम आती है, लंग इन्फेक्शन होता है, लंग में पानी जमा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो ज़्यादा सिक होते हैं और कुछ पेशेंट तो वेंटिलेटर पे होते हैं या उनका ब्लड प्रेशर सपोर्ट मेडिसिन चलती रहती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का रिस्क भी फिर बढ़ जाता है। तो जो सक्सेस रेट 95 है वो ड्रॉप करके आपको 70-80% तक हो जाता है। तो टाइमली ट्रांसप्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जब भी आपको सिम्टम हो तो आपको फौरी आपको डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, और जब ट्रांसप्लांट का सजेशन आपको दे दिया गया है तो फिर आपको टाइमली ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। ऑल्सो लोगों का मेन क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर कुछ भी डिजीज़ हो तो मेन सवाल जो लोगों का आता है कि इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितना हो सकता है। तो इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कितना है, एंड देन ऐसे में जो पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप लोग कुछ हेल्प करते हैं एज इन स्कीम्स वगैरह में या थोड़ा डिस्काउंट वगैरह में, ऐसा कुछ आप लोग के हॉस्पिटल में प्रोवाइडेड है? जी, तो बच्चों का जो ट्रांसप्लांट होता है जो 18 ईयर से कम होते हैं उनमें तो हमने बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उनको। कई सारे क्राउड फंडिंग वो हैं, वो उनके थ्रू या खुद हॉस्पिटल उनको काफ़ी सारा डिस्काउंट देता है। तो बच्चों के ट्रांसप्लांट के लिए तो हम आउट ऑफ द वे जाके जो है उनके लिए हेल्प करते हैं। जहाँ तक अडल्ट ट्रांसप्लांट है, अगर ये लोग टाइम पे अगर आ जाएँ और ज़्यादा सिक ना हो तो फिर इनको भी हम काफ़ी सारा डिस्काउंट देते हैं। और वो होते हैं जो सिक पेशेंट्स होते हैं ऑब्वियसली उनको फिर बहुत एक्स्ट्रा मेडिसिन और एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स, हायर एंटीफंगल्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर इनका पैकेज भी थोड़ा सा बढ़ के हो जाता है। अब जो ट्रांसप्लांट के बाद आपने बताया है कि इनके वो फॉलोअप में आप रखते हैं, तो फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग अप्रॉक्सीमेट कितने टाइम तक आप लोग करते हैं? बिकॉज कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं जो उन्हें लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है सो दैट फैटी लिवर वापस से आए ना। तो फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, एंड ये आप लोग कितने टाइम तक उन्हें फॉलोअप में रखते हैं, वो थोड़ा हमें बताइए। जो ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है वो हमारा लाइफ टाइम पेशेंट होता है, ये इसलिए कि जो है जो हम उनको मेडिसिन देते हैं वो उनको मॉनिटर करना होता है, और ये एक लाइफ लॉन्ग हमारा एक रिलेशनशिप बन जाता है पेशेंट के साथ। तो ये इनिशियली जो हमारी मॉनिटरिंग होती है बहुत रेगुलर होती है, एवरी 15 डेज, एवरी 1 मंथ, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मतलब 3 महीने में एक बार टेस्ट कराते हैं, फिर 6 महीने में एक बार टेस्ट कराते हैं। तो उतनी क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और लाइफ टाइम मॉनिटरिंग, और लाइफ टाइम हमारा एक पेशेंट के साथ एक कनेक्ट होता है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरे 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब से। जो फैटी लीवर के ताल्लुक से बात हो रही है आज, पूरे दिन का हमारा किस तरह का शेड्यूल होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक, जिससे कि हम फैटी लीवर से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। दूसरा सवाल एक ये है कि खाने की जो चीजें हैं, कुछ फूड्स हैं, कुछ और दूसरी चीजें जो हमें खानी है और जो चीजें हमें अवॉइड करनी है, जैसे जंक फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसके ताल्लुक से डॉक्टर साहब थोड़ा सा तफसील से बताएं ताकि लोगों को फायदा हो। जी, बहुत अच्छा सवाल। आपका जो शेड्यूल है वो इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले तो आपका जो स्लीपिंग हैबिट है वो आपको टाइमिंग से रेगुलर करनी चाहिए। आप जैसे कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि रात को 12-1 बजे तक जो है लोग जागे रहते हैं, तो आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो है वो रात को जल्दी सोना है, टाइम से उठना है। क्योंकि अगर आप लेट सोएंगे तो आपका जो कॉर्टिजोल लेवल है वो आपका बॉडी में हाई होगा, और उससे आपकी शुगर भी लेवल ज़्यादा रहेगा और बाकी ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा।
तो आपको वक्त पे सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोशिश करें कि आप सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाए, ठीक है। और सुबह उठने के बाद आप कम से कम 5 दिन 1 वीक में निकालें जहाँ पे आपको एक आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज ये मन नहीं कि आप एक जगह खड़े होकर करें, बल्कि आप थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग करें, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा सा स्वेटिंग पसीना वगैरह आए, ठीक है। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको टाइम पे लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर लंच आपको टाइम पे लेना है। आपका लंच और डिनर में इस बात का ध्यान रहे कि आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा ना हो, यानी कि आपका जो है रोटी चपाती हो या राइस हो या शुगर हो, ये आपको उसको कट डाउन करना है। आपका ज़्यादा इंटेक प्रोटीन और सैलड होना चाहिए। तो आपका फूड कंटेंट में एटलीस्ट 30% आप कोशिश करें कि आपका फूड कंटेंट में सैलड हो। सैलड में आपका जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट है। आपको बंद गोभी और ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है और पालक वगैरह है, केल है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। इसके अलावा आप जो है ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं और पल्सेस ले सकते हैं, प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ में कॉफ़ी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉफ़ी भी आपका लीवर को तंदुरुस्त रखती है, उसको फैटी लीवर कम करती है, लेकिन ज़्यादा मकदार में ना लें। फिर दिन में 2 बार से ज़्यादा ना लें कॉफ़ी। और कॉफ़ी प्रेफरेबली जो है ब्लैक कॉफ़ी हो और उसमें चीनी ना हो, शुगर ना हो उसमें, ठीक है। तो ये आप दिन में मतलब 24 आवर्स में आप 2 बार कॉफ़ी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक भी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इस पूरे डिस्कशन से ये बात तो साफ़ हो जाती है कि जब लिवर की बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, तब लिवर ट्रांसप्लांट एक न्यू लाइफ देने वाला ऑप्शन बन सकता है। सही वक्त पर डायग्नोसिस, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की गाइडेंस और पेशेंट की कमिटमेंट ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट में अहम रोल अदा करती है। ट्रांसप्लांट के बाद रेगुलर फॉलोअप, मेडिसिन का प्रॉपर यूज़ और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। अवेयरनेस और टाइमली एक्शन से कई जिंदगियां बची जा सकती है। याद रखिए, उम्मीद, साइंस और डिसिप्लिन मिलकर लिवर ट्रांसप्लांट को मुमकिन और कामयाब बनाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।